दोस्तों, अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन भेजकर ईरान को दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने जवाब जमीन से नहीं, सीधे आसमान से दिया। ओमान सागर के ऊपर ईरानी ड्रोन की उड़ान ने साफ कर दिया, आज की जंग जहाजों से नहीं, निगरानी और तकनीक से लड़ी जा रही। और इनके अलावा गाजा से एक बड़ी खबर सामने आई, इजराइल ने अपने ही एजेंटों पर बमबारी कर दी। लेकिन ये क्यों किया, हमास के अधिकारी ने सब कुछ बता दिया। इनके अलावा आपको बताएंगे एपस्टीन फाइल्स से सनसनी, खशोगी हत्या मामले में यूएई शासक ने सऊदी प्रिंस को फंसाया था। क्या है पूरा मामला, एक एक करके सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, बिल्कुल आसान अल्फाज में। तो चलिए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर ईरान को ताकत का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने जवाब जमीन से नहीं, सीधे आसमान से दे दिया। हाल के दिनों में अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी तेज कर दी। फारस की खाड़ी, ओमान सागर और अरब सागर में अमेरिकी गतिविधियां कई सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी। इसी रणनीति के तहत अमेरिका ने अपना विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोतों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और क्रूजर के साथ तैनात किए हैं। साथ ही अमेरिकी वायुसेना ने लगातार सैन्य उड़ानों और अभ्यासों का ऐलान किया है। अमेरिका इसे अपनी रक्षा तैयारी बता रहा है, लेकिन ईरान ने सीधे टकराव के बजाय बेहद सधा हुआ जवाब दिया। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातिमी ने साफ कहा कि क्षेत्र में हो रही हर दुश्मन गतिविधि पर पूरी निगरानी रखी जा रही। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी गलत आक्रमण का असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ेगा, यहां तक कि इजरायल भी इससे अछूता नहीं रहेगा। उनका कहना था कि ईरान की सभी सैन्य शाखाएं पूरी तरह तैयार है। इस बीच ओमान सागर के ऊपर ईरान के एक निगरानी ड्रोन की उड़ान ने सबका ध्यान खींचा। माना जा रहा है कि यह ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर समूह के काफी करीब तक गया, जिससे यह संदेश मिला कि ईरान अमेरिकी जहाजों पर ऊपर से भी नजर रख सकता है। ओमान और अरब सागर का इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि यहीं से फारस की खाड़ी हिंद महासागर से जुड़ती और दुनिया का बड़ा तेल व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। अमेरिका यहां बड़े युद्धपोतों से दबाव बनाना चाहता है, लेकिन ईरान के ड्रोन ने दिखा दिया कि आज की जंग में सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि जानकारी और निगरानी सबसे बड़ी ताकत है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान के ड्रोन रडार, संचार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ी अहम जानकारियां जुटा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इसे शायद 139 या होमा ड्रोन बताया जा रहा है, जिन्हें रनवे की भी जरूरत नहीं होती। कुल मिलाकर ईरान का साफ संदेश है, एयरक्राफ्ट कैरियर डराने के लिए काफी नहीं है। अमेरिकी जहाज दिखाई दे रहे हैं और ईरान हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। पश्चिम एशिया में अब जंग का खेल बदल चुका है, जहां भारी युद्धपोतों से ज्यादा अहम हो गए हैं ड्रोन, तकनीक और जानकारी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा में फिलिस्तीनी प्रतिरोध के सुरक्षा तंत्र से जुड़े एक वरिष्ठ सूत्र ने खुलासा किया है कि हालिया हमलों के दौरान इजरायली सेना ने जानबूझकर उन जगहों को निशाना बनाया जहां उन लोगों को रखा गया था जो कब्जे वाले इजरायल के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे। इसका सीधा मकसद प्रतिरोध की सुरक्षा कोशिशों को नाकाम करना था। अल जजीरा अरबी के मुताबिक सूत्र ने स्थानीय मीडिया से कहा कि इजरायली हमले सीधे और योजनाबद्ध तरीके से उन ठिकानों पर किए गए जहां हाल ही में गिरफ्तार किए गए एजेंटों को रखा गया था। सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक जिन लोगों को निशाना बनाया गया, उनमें से कुछ ऐसे गिरोहों से जुड़े थे जो इजरायल के लिए गाजा के अंदर सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियां चला रहे थे। उन्होंने कहा कि यह तरीका इजरायल के लिए नया नहीं, मौजूदा हमलों के दौरान भी इजरायल पहले कई बार जासूसों को रखने वाले ठिकानों पर हमला कर चुका है, ताकि अपने खुफिया नेटवर्क को बचाया जा सके और प्रतिरोध की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जा सके। दोस्तों, 2 दिन पहले इजरायली हमलों में 31 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें गाजा सिटी के शेख रदवान इलाके का एक पुलिस स्टेशन और दक्षिणी गाजा के खान यूनिस के मवासी इलाके में विस्थापितों के टेंट भी शामिल थे। प्रतिरोध की सुरक्षा इकाइयों के वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि हाल के दिनों में कई दुश्मन साजिशों को नाकाम किया गया, जिन्हें इजरायल से जुड़े गुट अंजाम देने की
कोशिश कर रहे थे। इनका मकसद गाजा में अराजकता फैलाना और संवेदनशील जमीनी जानकारी इकट्ठा करना था। इन कार्रवाइयों के दौरान कई जासूसों को खतरनाक मिशन की तैयारी करते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ लोग उन हवाई हमलों में मारे गए जिनमें उनके हिरासत स्थल को निशाना बनाया गया। सूत्र ने जोर देकर कहा कि प्रतिरोध इस बेहद संवेदनशील मसले पर लगातार नजर रखे हुए हैं और इस्राएल को अपने एजेंटों के जरिए अंदरूनी मोर्चे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खुफिया जंग उतनी ही अहम है जितनी सैन्य जंग। ये बयान उस दौर में आए हैं जब गाजा में प्रतिरोध की सुरक्षा एजेंसियां बार बार ये बता चुकी है कि इस्राएल ने अपने एजेंटों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है ताकि फिलिस्तीनी सुरक्षा ढांचे को तोड़ा जा सके, प्रतिरोधी लड़ाकों तक पहुंचा जा सके और अहम जानकारी जुटाई जा सके। इस बीच गाजा में फिलिस्तीनी कबीलों और जनजातियों के संगठन ने ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति सामाजिक और आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाया गया उससे कबीलाई संरक्षण पूरी तरह हटा लिया जाएगा। संगठन ने साफ कहा कि वह अंदरूनी मोर्चे की सुरक्षा और स्थिरता के लिए उठाए जा रहे हर कदम का समर्थन करता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एपस्टीन फाइल्स के तहत सामने आए नए दस्तावेजों से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इन दस्तावेजों में दोषी बाल यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन और कुछ लोगों के बीच हुई बातचीत शामिल है, जो सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के कुछ ही दिनों बाद किए। ये संदेश शुक्रवार शाम को जारी किया गया, जो करीब 30 लाख दस्तावेजों के बड़े कलेक्शन का हिस्सा है। इनमें एपस्टीन और अनस अल राशिद नाम के एक व्यक्ति के बीच हुई बातचीत शामिल है। दरअसल जमाल खशोगी की 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर हत्या कर दी गई थी। बाद में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने निष्कर्ष निकाला कि इस ऑपरेशन को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मंजूरी मिली थी। 12 अक्टूबर 2018 तक ये मामला पूरी दुनिया में बड़ा संकट बन चुका था और इस बेरहमी से की गई हत्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला था। खशोगी मिडिल ईस्ट आई के लेखक और वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार थे। 12 अक्टूबर को भेजे गए एक संदेश में अनस अल राशिद ने इस हत्या को बेहद भद्दा, बहुत ही भद्दा बताया। इसके जवाब में एपस्टीन ने लिखा, मुझे इसमें कुछ बहुत बड़ा खेल लग रहा है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर एमबीजेडी ने उसे फंसाया हो। यहां एपस्टीन संयुक्त अरब अमीरात के शासक मोहम्मद बिन जायद, यानी जिसे शॉर्टकट में एमबीजेड कहा जाता है, उनकी बात कर रहा था। इस पर अल राशिद ने सिर्फ 6 बार एम लिखकर प्रतिक्रिया दी। जब एपस्टीन ने और जानकारी मांगी तो अल राशिद ने जवाब दिया कि यह कहना मुश्किल है, लीक बहुत चालाकी से और बहुत तेजी से की जा रही। उसने यह भी कहा कि अब यह मामला एक पब्लिक रिलेशन और मीडिया वार बन चुका है। उसका कहना था, मुझे लगता है अगर सऊदी अरब ने अपना बचाव शुरू नहीं किया तो वो ट्रंप का समर्थन भी खो सकते हैं। मेरी राय में सबसे अच्छा बचाव सच्चाई है, चाहे वो कितनी ही बदसूरत क्यों ना हो। इसी फाइल में शामिल एक और ईमेल में एपस्टीन ने दावा किया कि उसे एक दूसरे सोर्स से जानकारी मिली है कि इस ऑपरेशन में शामिल एक व्यक्ति ने पूरी घटना का मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया था, लेकिन बाद में उसका फोन हैक कर लिया गया और वीडियो हासिल कर ली गई। हालांकि यह साफ नहीं किया गया कि फोन किसने हैक किया। 13 अक्टूबर 2018 को एपस्टीन ने फिर सवाल उठाया कि क्या खशोगी को आतंकी बताने की कोशिश हो सकती है। उसने इसे या तो एक नाकाम गुप्त ऑपरेशन या फिर किसी जाल में फंसाने की साजिश बताया और बार बार मोहम्मद बिन जायद का नाम लिया। उसी रात एपस्टीन को एक ऐसे व्यक्ति का मैसेज मिला जिसका नाम दस्तावेजों में छुपाया गया है। उस मैसेज में कहा गया कि मोहम्मद बिन जायद ने एपस्टीन से तुरंत मिलने को कहा है और अगली सुबह यात्रा की योजना बनाई जा रही। यानी इसका सीधा मतलब इन दस्तावेजों से यह संकेत मिलता है कि खशोगी की हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि इसमें बड़ी ताकतें, राजनीति और खुफिया खेल शामिल हो सकते हैं जिनकी पूरी सच्चाई आज तक सामने नहीं आई। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।